मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और इस शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो में दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो, चाहे आपसे पेपर में 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले उन सभी को इस शॉर्ट्स वीडियो में कंप्लीट करने वाले। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, छोटे से टाइम में कंप्लीट जो है आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए 2024 के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से, बिहार बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी यूपी बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहला है दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ क्या होता है। तो दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ का मतलब होता है जब दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, यानी 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती है। एक तरफ पूंजीवादी खेमा होता है, दूसरे साम्यवादी खेमा। पूंजीवादी खेमा का जो अगुवा होता है वो होता है अमेरिका, और साम्यवादी का खेमा का जो अगुवा होता है वो होता है यूएसएसआर, यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसे आप कह सकते हैं सोवियत संघ। तो दो ध्रुवीयता का मतलब होता है दुनिया का दो गुटों, दो ब्लॉकों में बंटना। और ये शब्द पहली बार किसने दिया था? ये शब्द पहली बार दिया था एक अंग्रेजी इतिहासकार जिसका नाम है टॉयनबी। तो वो इतिहासकार टॉयनबी है जिन्होंने सबसे पहले दो ध्रुवीय विश्व के जो है शब्द का इस्तेमाल किया था, अमेरिका और सोवियत संघ को लेकर पूंजीवादी खेमे और साम्यवादी खेमों को लेकर पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट को लेकर। यहाँ पर पश्चिमी गुट के नेता कौन है? अमेरिका है, और पूर्वी गुट के नेता कौन है? सोवियत संघ है। पश्चिमी गुट के द्वारा नाटो की स्थापना की गई थी और पूर्वी गुट के द्वारा जो है वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन से कारण रहे जिसकी वजह से जो दो ध्रुवीयता का पतन हो जाता है। तो पतन का जो सबसे पहला कारण है वह है अमेरिका के गुट में फूट, यानी अमेरिका गुट में जो इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, उसके अंदर बहुत सारी जो है तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी होने लगी। और अमेरिका जो है लोगों से, यानी अपने साथी लोगों से बहुत सारी बातें छुपाने लगा, इस वजह से उनमें दरार आई। तो पहला कारण माना जाता है कि अमेरिकी गुट में फूट। दूसरा इसी प्रकार से सोवियत गुट में फूट। जैसे आप सभी को पता है कि जो सोवियत संघ है वो 15 गणराज्यों, जो यूएसएसआर है वो 15 गणराज्यों का समूह था। और इन 15 गणराज्यों में बहुत सारी बातों को लेकर आपसी मतभेद था, और आपसी मतभेद ने भी जो है दो ध्रुवीयता को विघटन को कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तीसरा है सोवियत संघ का पतन। 1991 में 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है, जिससे दो ध्रुवीयता अपने आप ही समाप्त हो जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद गुट निरपेक्ष के जो सदस्य थे उन्होंने तमाम जो नव विकसित देश थे उन्होंने किसी अन्य गुटों में शामिल होने से इनकार कर दिया, और दुनिया के तमाम जो नव विकसित देश थे उन्हें गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी दोनों गुटों में से किसी में शामिल ना रहकर तटस्थ रहने का जो जिम्मा उठाया। तो इसकी वजह से भी जो है दो ध्रुवीयता का पतन हो जाता है। तो ये दो ध्रुवीयता के पतन के क्या कारण है और दो ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है, यहाँ हमने कंप्लीट यहाँ पर क्लियर कर दिया। आई होप आप सभी लोग इसे समझ चुके हैं। तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब सोवियत प्रणाली है क्या? वो प्रणाली जिस प्रणाली के माध्यम से सोवियत अर्थव्यवस्था को चलाया गया, जिस प्रणाली के माध्यम से सोवियत अर्थव्यवस्था को चलाया गया था, उसी प्रणाली को हम सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो सोवियत प्रणाली क्या थी वो देख लेते हैं। तो सोवियत प्रणाली की जो सबसे बड़ी धुरी थी, तो सोवियत प्रणाली की राजनीतिक प्रणाली की जो धुरी थी वो वहां की पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सोवियत प्रणाली की राजनीतिक पार्टी जो थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और सोवियत प्रणाली की धुरी भी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा, किसी अन्य दल या विरोधी दल को जगह नहीं, यानी जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी, जो सोवियत प्रणाली थी, उसमें एक अकेली एकमात्र पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी सोवियत संघ में शामिल नहीं हो सकती, ना ही उसका चुनाव हो सकता था। या आप कह सकते हैं पूरी तरीके से एक छत्र राज था, एक दलीय व्यवस्था थी कहाँ की? सोवियत प्रणाली की, और उसकी पार्टी का जो सबसे बड़ा होता था वो था कम्युनिस्ट पार्टी। तीसरा है समाजवादी व्यवस्था पर आधारित। जो सोवियत प्रणाली है ना वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। आपसे सोवियत प्रणाली की विशेषता पूछी जा सकती है, तो कंप्लीट विशेषता आपको लिख देना है।
इसी प्रकार से पूंजीवाद एवं मुक्त व्यापार के विरोध, तो जो सोवियत जो है जो प्रणाली थी वो पूंजीवाद को पूरी तरीके से क्या कर रही, विरोध कर रही थी, और मुक्त व्यापार का भी पूरी तरह से विरोध कर रही थी। इसी प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व, जो सोवियत प्रणाली थी उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया गया। उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी चुनाव में भाग नहीं ले सकती थी। सोवियत संघ में लगभग 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। कितने सालों तक? लगभग 70 सालों तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई सोवियत प्रणाली की कमियां क्या हैं। अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी हैं, तो कमियां क्या क्या थी, तो यहां देख लेते हैं कमियां क्या थी। तो नौकरशाही का प्रभाव, सोवियत प्रणाली पर पूरी तरीके से नौकरशाही का शिकंजा जो पूरी तरह से कस चुका था। जनता के प्रति जो सरकार पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं रहेगी, पारदर्शी सरकार नहीं थी। इसी प्रकार से लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, सोवियत प्रणाली में लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार जो है समाप्त कर दिए गए। यानी अगर आप देखें तो राइट टू स्पीच समाप्त कर दिया गया। लोग जो है सरकार से कुछ पूछ नहीं सकते थे, और सरकार भी लोगों के प्रति किसी प्रकार कोई जवाबदेह नहीं थी। इसी प्रकार से नागरिकों को महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं थी। सरकार वही अच्छी होती है जो नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराए। सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, सरकार द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है, उस पॉलिसी में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, सारी चीजें नागरिकों को पता होनी चाहिए। बट सोवियत प्रणाली में ये सारी कमियां मौजूद थी। इसी प्रकार से महंगाई लगातार, सोवियत प्रणाली की वजह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी। जनता पूरी तरीके से निराश थी। खाद्यान्न कीमतें में दिन रात बढ़ोतरी हो रही थी। डबल रोटी कीमतें 4 गुनी हो चुकी थी। तो ये सब कमियां थी किसकी? सोवियत प्रणाली की। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या थी? ऐसी क्या विशेषता थी सोवियत संघ की कि ये अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है? और ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसने सोवियत संघ को महाशक्ति बनने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया? तो वो विशेषता सबसे पहले क्या थी? तो सबसे पहली विशेषता थी भाई कि अर्थव्यवस्था काफी उन्नत थी। सोवियत जो यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। वहां पर सुई से लेकर जो है जहाज तक के सामानों का निर्माण किया जाता, कार तक बनाई जाती थी। इसी प्रकार जो वहां की संचार प्रणाली थी, संचार प्रणाली काफी उन्नत थी। सामान को आसानी से ले जाया और बाहर से मंगाया जा सकता था। बहुत उन्नत व्यवस्था थी। अमेरिका के बाद दूसरी व्यवस्था थी। यानी अगर हम संचार प्रणाली की बात करें तो अमेरिका से भी अच्छी व्यवस्था थी किसकी? सोवियत संघ की। इसी प्रकार से ऊर्जा संसाधन के वहां विशाल भंडार थे। ऊर्जा संसाधन के माध्यम से अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो पूरी तरीके से सोवियत संघ परिपूर्ण था, सुसज्जित था, भरपूर था। कोयले के भंडार, है ना, खनिजों के भंडार, तेल के भंडार, गैस के भंडार वहां पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं सोवियत प्रणाली द्वारा, जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वहां के नागरिकों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही थी। वो मूलभूत सुविधाएं जो जनता के लिए बहुत जरूरी होती है, जब रोटी कपड़ा मकान के नाम जानते हैं, सरकार के द्वारा वहां के सरकार के द्वारा उनके नागरिकों के लिए जो है तमाम प्रकार के वेलफेयर स्कीम चलाए जा रहे थे, जिससे नागरिक पूरी तरह से खुश थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी, इतना अच्छा शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। मैं यहाँ पर एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सोवियत संघ का जो विघटन है, ना तो ये अभी तक अकेला विघटन है, ना ही ये पहला विघटन, ना ही आखिरी विघटन है। ऐसे बहुत सारे विघटन भविष्य में भी हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो आने वाले समय में तमाम देशों के साथ हो सकती हैं। तो हम ये ना माने कि भाई सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है वो आखिरी है और ये पहला है। क्लियर? तो ये सीख है उन तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए जो इस प्रणाली पर आधारित हैं। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के साथ, जहां से और सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या रहे। तो एक सोवियत संघ के विघटन का जो सबसे पहला कारण रहा है वो है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की पूरी तरह से कमजोरी। जो सोवियत संघ की प्रणाली थी, हमने कहा कि जो सोवियत संघ की प्रणाली थी वो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी पर आधारित थी, और यही उसकी पूरी तरह से कमजोरी साबित होती है। दूसरा, हथियारों की दौड़ में शामिल होना।
सोवियत संघ जो था वो हथियारों की दौड़ में इतना अंधा हो चुका था, इतना पागल हो चुका था कि उसके अपनी जनता की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी तरह से क्या कर दी, दरकिनार कर दी। जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको अब समाप्त कर दिया गया। सारा का सारा पैसा हथियारों में लगाया जाने लगा। किस लिए? ताकि वो अमेरिका से आगे निकल सके, पूंजीवादी जो है विचारधारा से आगे निकल सके, ज्यादा से ज्यादा हथियार बढ़ा सके। संसाधनों का गलत प्रयोग, सोवियत संघ के पास जो भी प्रचुर संसाधन थे, जो भी उसके पास संसाधन, उस संसाधनों का गलत प्रयोग किया गया। इससे जनता के अंदर धीरे धीरे जो है निराशा का भाव लगातार बढ़ता गया। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार। हमने आपको पहले बताया कि सोवियत जो अर्थव्यवस्था थी, जो सोवियत प्रणाली थी, उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का एकमात्र अधिकार था। लगभग 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत संघ पर शासन रहा और इससे जो है सोवियत पार्टी जो थी, जो जिसे हम सोवियत प्रणाली के नाम जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी थी। जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, क्योंकि उसे पता था भाई मेरे अलावा कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर नहीं आ सकती है। मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही नियमों का निर्माण करने वाली हूँ, मैं ही नियमों को लागू करने वाली हूँ और मैं ही दंड देने वाली हूँ। तो इस तरह से वो पूरी तरीके से, जो जिसे कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से, वो पूरी तरीके से वहाँ पर समाप्त हो चुका था। यानी एकमात्र तरीके से निरंकुशवादी सरकार वहाँ पर स्थापित थी। सोवियत संघ का प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से गतिरोध हो जाना। सोवियत संघ का प्रशासनिक रूप से, प्रशासन पर अगर हम बात करें तो नौकरशाही की शिकंजा आ चुका था। जो नौकरशाही थे, जो शासक थे, जो वहाँ के लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, वो पूरी तरीके से निरंकुश हो चुके थे। और दूसरी तरफ सोवियत प्रणाली की अगर हम बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी वो अकेली पार्टी थी, तो ये पूरी तरीके से गतिरोध हो चुकी थी। तो ये प्रमुख कारण माने जाते हैं सोवियत संघ के विघटन का। साथ ही साथ खाद्यान्नों की लगातार वृद्धि हो रही थी। सोवियत संघ की जनता अपने तुलना जो है पश्चिमी देशों से करने लगी थी, जिससे उनके अंदर लगातार जो है निराशा का भाव पैदा हो रहा था। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है सोवियत संघ के विघटन का। 6 नंबर से डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछे गए, 100% पूछे और पूछे भी जा सकते हैं, ये गारंटी है। अब बात करते हैं भाई सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या रहा है। तो देखिए सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या रहा है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है शीत युद्ध की समाप्ति। वह युद्ध जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो पहला परिणाम ये रहा। दूसरा, शस्त्रों की होड़, यानी वो होड़ जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका यानी पूंजीवादी खेमा और सोवियत संघ यानी साम्यवादी खेमा पूर्वी गुट के बीच लगातार चला था, उस होड़ पर थोड़ी सी अब रोक लग गई, क्योंकि सोवियत संघ तो हट चुका था। अब दूसरा कोई देश हथियारों का जो है वो निर्माण नहीं कर पा रहा था। एक ध्रुवीय व्यवस्था, 2 ध्रुवीय जिसकी शुरुआत 1945 में हुई थी, अब उसमें से एक ध्रुव जो समाप्त हो गया था। अब एक ही ध्रुव बचा था, वो ध्रुव था यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसलिए पूरी दुनिया को कहा गया एक ध्रुव विश्व और एक ध्रुव जो है समाप्त हो गया। ये वो कौन था, यूएसएसआर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नए राज्यों को उदय, नए राज्यों का भी गठन होता है, नए संगठन बनाए जाते हैं। इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें, आसियान की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, ऐसे बहुत सारे देश बनाए गए, नए नए राज्यों का गठन भी होने लग जाता है। यूएसएसआर की समाप्ति, वो यूएसएसआर जो रूसी क्रांति के बाद 1970 में बनाया गया था, अब वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, समाप्त हो गया। 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, अब वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और यूएसएसआर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है 1991 में। पूंजीवादी जो शक्ति था उसका वर्चस्व कम हो गया, यानी समाजवादी पूरी तरह से समाप्त, अब पूंजीवाद विचारधारा का वर्चस्व आगे बढ़ता चला गया। इसी बीच लोकतंत्र का विस्तार, अब लोकतंत्र का विस्तार लगातार बढ़ता गया। लोकतंत्र का विस्तार करने की जो सोच थी वो आगे बढ़ती गई। तो आप इसे कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के ये काफ़ी बड़े इम्पैक्ट है विश्व पर यह प्रभाव पड़ा सोवियत संघ के विघटन का। और बहुत सारे परिणाम आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। वो सारी चीज़ अपने कंप्लीट वीडियो में, जो हमारी लॉन्ग वीडियो वहाँ पर हमने समझा रखा है। बहरहाल इस शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट वीडियो में हमारा मकसद यह है कि आप कम समय में इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन कवर कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लें, जहां से आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सके। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। और इसके लिए एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो
तो शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे पहले आप किसी को बहुत मारे, फिर मारने के बाद उससे अस्पताल पहुंचा दी जाए, तो इसे कहा गया है शॉक थेरेपी, यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब ये है क्या? तो शॉक थेरेपी की बात करें तो इसे हम समाजवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तित होना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तित होना भी कहा जाता है। अब क्या था कि पूर्वी यूरोप के देशों ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर साम्यवाद से पूंजीवाद व्यवस्था में परिवर्तित होने का निर्णय लिया। किसने निर्णय लिया? पूर्वी यूरोपीय देश, वो देश जो पूर्वी यूरोप में थे, अब उन्होंने वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से प्रभावित हो गए और वो अपने आप को पूंजीवाद में यानी समाजवाद से पूंजीवाद में ढालना चाहते थे। और इसके लिए मदद कौन कर रहा था? वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है, अब इसी सिंपल तरीके से पूछा जाता है भाई शॉक थेरेपी किसने शुरू किया? तो शॉक थेरेपी किसके द्वारा पोषित थी? तो वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा पोषित थी। तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं। अब शॉक थेरेपी थी क्या, इसकी विशेषता क्या थी? तो इसमें निजी स्वामित्व पर ध्यान दिया गया, पूंजीवाद पर ध्यान दिया गया, राज्य की संपदा को निजीकरण कर दिया गया, जो सार्वजनिक संपदा थी जिस पर राज्य का अधिकार था उसको क्या कर दिया गया? निजी कर दिया गया। पूंजीवादी पद्धतियों से कृषि करना इस शुरुआत कर दी गई और मुक्त व्यापार को पूरी तरीके से अपना लिया गया। ये क्या था? ये शॉक थेरेपी की विशेषता थी। अब इसके परिणाम क्या निकले? इसके परिणाम बहुत बुरे हुए। अब परिणाम के बारे में बात कर ले तो परिणाम क्या था शॉक थेरेपी का? तो देखिए शॉक थेरेपी क्या परिणाम थे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट परिणाम जो रहता है, हालांकि शॉक थेरेपी की शुरुआत जिस चीज को लेकर की गई थी उस चीज में वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाए, उल्टा उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। खामियाजा क्या था? साम्यवादी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरीके से नष्ट हो गई। वो अर्थव्यवस्था जो अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अब डूबने के कगार पर पहुंच चुकी थी। रूस का संपूर्ण औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। वो ढांचा जो सुई से लेकर कार तक का निर्माण करता था वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता शॉक थेरेपी की वजह से। 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथों में औने पौने दामों पर बेचना पड़ा। इसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। यानी छोटे छोटे यानी 1-1 लाख 2-2 करोड़ की कंपनियों को 1000 2-2000 रुपये बेच दिया गया। इस तरह आप समझ सकते हैं। रूसी मुद्रा जो रूबल, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, पूरी तरीके से मुद्रा ढह गई। माफिया वर्ग का उदय हो गया, खाद्यान्नों में वृद्धि हो गई और खाद्यान्नों को वृद्धि होने के बाद क्या होता है? लोग जमाखोरी पर उतर आए और जमाखोरी कौन करते हैं? माफिया वर्ग करते हैं। तो माफिया वर्ग का भी उदय हो गया। आर्थिक असमानता बढ़ गई, अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब हो गए और खाद्यान्न संसाधनों के मूल्य में वृद्धि होती गई। तो ये आप कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी के परिणाम है। तो ये हमने इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे गए वो हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जहां से 1 नंबर में 2 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MCQ और 1 नंबर में जो सवाल पूछा जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 ध्रुवीयता अंत में जो MCQ से क्वेश्चन बन सकते हैं या 1 वर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 नंबर से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सोवियत संघ में किस दल की प्रधानता थी? तो सोवियत संघ में किस दल की प्रधानता थी? तो वो कम्युनिस्ट पार्टी की। किसकी थी? कम्युनिस्ट पार्टी की, तो उसकी प्रधानता थी और इसका 70 सालों तक शासन रहा। मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के किस प्रकार की व्यवस्था लागू की? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में जो व्यवस्था लागू की उसे कहा गया है ग्लासनोस्त और दूसरा है पेरेस्ट्रोइका। 2 प्रकार की व्यवस्था लागू की मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव की इसी नीति ने आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ को विघटन की ओर ढकेल दिया। हालांकि मिखाइल गोर्बाचोव ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की जो पॉलिसी थी वो सोवियत संघ को सुधार के लिए की गई थी, लेकिन इसका उलट परिणाम हमें देखने को मिलता है। सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति कौन था? तो सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचोव। नेक्स्ट, वर्साई संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? तो वर्साई संधि औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1991 को समाप्त होती है। USSR कब अस्तित्व में आता है? तो USSR अस्तित्व में आता है 1917 में रूसी क्रांति के बाद। 1991 में USSR के तख्ता पलट का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय नायक कौन बनते हैं? तो राष्ट्रीय नायक बनते हैं बोरिस येल्त्सिन। बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन शामिल है? तो एस्टोनिया शामिल है, लताविया शामिल और लिथुआनिया शामिल है। किसमें? बाल्टिक गणराज्य में। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो बर्लिन की दीवार क्या है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, तो बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया था 1961 में। ये जर्मनी को दो भागों में बांटती थी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी जो साम्यवादी थी, विचारधारा से प्रेरित थी, और पश्चिमी जर्मनी जो पूंजीवादी विचारधारा यानी अमेरिका से प्रेरित थी। और बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया, तो बर्लिन की दीवार को गिराया गया 9 नवंबर 1989 को। तो बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, तो बर्लिन की दीवार दो ध्रुवीय विश्व का प्रतीक थी। या बर्लिन की दीवार का गिरना, या बर्लिन की दीवार को जब गिराया गया तो वो किसका प्रतीक है, तो वो प्रतीक है दो ध्रुवीयता के अंत का प्रतीक है। अलगाववादी आंदोलन कहाँ चले, तो उज्बेकिस्तान और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन चले थे। तजाकिस्तान में कितने सालों तक, यानी मध्य एशिया के उस देश में कितने सालों तक गृह युद्ध चला था, तो 10 सालों तक चला था। CIS यानी कॉमनवेल्थ स्टेट जो देश है उसकी स्थापना कब होती है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की स्थापना होती है 1991 में। तो ये कंप्लीट जो है, इसके अलावा अगर हम बात करें, छोटा सा और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत जैसे विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। क्लियर। तो इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ को वो कौन कौन से बिंदु हैं जिसने उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चरम बिंदु पर पहुंचाया था। तो ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट नोट्स है, कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट चैप्टर हमने शॉर्ट्स वीडियो में समझा दिया। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।